नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दिशा की फ्रेंड्स, आज था आपका 3 जुलाई और 3 जुलाई को दोस्तों आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था, तीनों शिफ्टों का समाप्त हो गया है। तो तीनों शिफ्टों में आपके 75 जीके जिसके प्रश्न पूछे, उनमें से अधिकांश प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसके साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। 1 जुलाई और 3 जुलाई अभी तक 2 दिन ही एग्जाम हुए हैं, दोनों का पीडीएफ हम एक साथ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, टोटल 150 प्रश्नों का लगभग। ठीक है, तो जाइए आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बाकी पीडीएफ वहाँ पर चला जाएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है जिसमें औरत अपने बच्चों के साथ के अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो लोक नृत्य का नाम है आपका वृत्ता नृत्य। ठीक है, तो वृत्ता नृत्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भारत के पश्चिम बंगाल का ही लोक नृत्य है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा देवता से उन्हें बच्चों का आशीर्वाद देने और चिकन पॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियों से उबरने में मदद करने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका वृत्ता नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो कि भारत राज्य डैश से में लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अन्य प्रमुख नृत्यों में आपका एक भांड जश्न है, एक धमाल है, एक कूद है, एक बच्चा नगमा है, एक आपका रौफ है। रौफ नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में स्मार्ट सिटी एयरफील्ड हथियार को आईएएफ ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है। तो ये आपका अनुसंधान केंद्र इमारत यानी कि आरसीआई द्वारा डीआरडीओ प्रयोगशाला के समन्वय और आईआईएफ के व्यापक समर्थन से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो किसके किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आरसीआई और आपका डीआरडीओ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन्फोसिस पुरस्कार 2001 का विजेता कौन रहा है। तो आज के शिफ्ट में आपका चंद्रशेखर खरेवाला जो कि गणितीय विज्ञान के प्रोफेसर हैं, उनके बारे में पूछा गया था। लेकिन इन्फोसिस पुरस्कार आपका 2021 है और टोटल आपका से 6 क्षेत्रों में दिया गया है, 6 लोगों को दिया गया है। पहला है इंजीनियरिंग कंप्यूटर विज्ञान के लिए प्रोफेसर अरविंद को दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर आपके रहेंगे कौशिक बसु, उनको भी दिया गया है। और आपका मानविकी के प्रोफेसर अखिल विग्रामी को भी दिया गया है। साथ में साथ भौतिक विज्ञान के जो प्रोफेसर रहे हैं श्रीनिवास कुलकर्णी, उनको दिया गया है। और जीवन विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं आपके मिंगराका सूड, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल आपके कितने लोगों को दिया गया है, 6 लोगों को दिया गया है। एक आपका पूछ दिया जा चुका है, तो 5 आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी कोशिका विभाजित नहीं की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लाल रक्त कोशिका के विपरीत। ठीक है, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी के विपरीत श्वेत रक्त कोशिकाएं जो कि डब्ल्यूसी है विभाजित नहीं होती है, या समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस से नहीं गुजरती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यूसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य संरक्षण कैसे लिया जाता है या कैसे किया जाता है, इसके बारे में कोई प्रश्न पूछा गया था। तो खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संग्रहित भोजन को ताज़ा रखती है और इसे खराब होने से क्या करती है, तो बचाती है। तरीकों में खाद्य पदार्थ का प्रशीतन, नमक, सिरका या कुछ उत्पादों के रासायनिक परिरक्षकों को जोड़ना, खाद्य पदार्थों का सूखना और डिब्बाबंदी शामिल है। इसके अलावा खाद्य परीक्षक के रूप में आपका सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, कि आपका सोडियम जो बेंजोएट है आपका खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका बार बार क्या होता है कि पूछा जाता है कि कौन सा रसायन है जो कि आपका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो हम लोग का जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि दीवान ए बंदगान आपका पद है जो कि किसने शुरू किया है। ठीक है, तो दीवान ए बंदगान की हम लोग जब बात करते हैं
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो आपका दीवान बंदगान पद को शुरू किया था। अब ये पद आखिरकार है क्या? तो ये पद आपका गुलामों का एक विभाग है, जिसे कि आप लोग दास विभाग भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक है आपका अर्ज बंदगान, जो कि एक अधिकारी था जो कि गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पटगाई की जो पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग पटकाई पहाड़ियों की बात करेंगे तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का क्या है? तो ये दोस्तों आपका एक हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पटकाई श्रृंखला का, तो ये आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैला हुआ है। इसके अलावा पटकाई सीमा में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? तो 3 पहाड़ियाँ आती है। शायद आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ आती है? तो पटकाई बम आती है, गारो खासी आती है और जयंती आती है, और आपका लखाई की पहाड़ियाँ आती है। इसके अलावा पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ये जो परियोजना है आपका 2001 में शुरू किया गया था। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये आपका 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं में जोड़ता है। उत्तर से दिल्ली को, दक्षिण से चेन्नई को, पूरब से कोलकाता को और पश्चिम से मुंबई को जोड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किराना घराने से संबंधित। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लैंग्वेज क्लियर नहीं है, फिर भी हम लोग किराना घराना को देखें तो इसका जो स्थापना है आपका नायक गोपाल के द्वारा किया गया है। और एवं 20वीं सदी में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां को जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध जो गायक है कौन रहे हैं? तो प्रसिद्ध गायक में आपके कौन कौन रह चुके हैं? तो आपके पंडित भीमसेन जोशी रह चुके हैं। इसके भाई गंगूबाई हंगल रह चुके हैं। सवाई गंधर्व रह चुके हैं। सुरेश बाबू माने, पर्वतरानेश, हीराबाई वांडोकर और मणिक वर्मा, सुरेश बाबू माने, ये आपके किराने घराने से संबंधित प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। जब हम लोग ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1866 का तो केशव चंद्र सेन होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ब्रह्म सभा का, जिसकी स्थापना आपका 1828 में आपका किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 में किया था। ठीक है, जिसके बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। इसके अलावा ये 1866 में दो विभागों में विभाजित हो गया था। एक आपका केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज, एक आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने जून 2022 में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लेन में 5 दिनों में 5 किलोमीटर लगातार बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज करवाया है? तो NH53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका इसकी जो टीम है उन्होंने 3 जून 2022 को सुबह 7:27 सड़क निर्माण शुरू किया था और 7 जून शाम को 5 बजे 75 किलोमीटर दूरी का निर्माण पूरा कर लिया था। इसे 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CRPF कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो CRPF है जो कि आपका गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। गृह मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में मंत्री हैं अमित शाह जी हैं। इसके बाद अमित शाह जी के पास एक और मंत्रालय है, वो कौन सा मंत्रालय है? तो वो आपका सहकारिता मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डुबरी मठ सांस्कृतिक धरोहर है या नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल नहीं है, ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आपका नहीं है। डुबरी मठ को आपका
युकसोमठ भी कहा जाता है, जो कि पश्चिम सिक्किम जिले के गिजिंग उपखंड में युकसोम के पास तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का एक क्या है तो बोडमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक लोन कौन देता है, तो ये आपका देता है NFFID, ठीक है, NBFID। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट होता है। इसके बाद NABFID को देश में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रमुख इकाई के रूप में NAFID अधिनियम 2021 के तहत 2022 में एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक संगीत से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कर्नाटक संगीत से कौन कौन सा संबंधित है, जिससे कि आगे भी आने वाले प्रश्नों में आप लोग को लाभ पहुंच सके। तो कर्नाटक संगीत में एक है आपका त्यागराज, दूसरा है मुथुस्वामी दीक्षितार, एक है आपका श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये तीनों तो ओबियसली आपके क्या होंगे, कर्नाटक संगीत से संबंधित होंगे। जबकि पुरंदरदास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। तो कर्नाटक शैली का पिता किसे कहा जाता है, तो पुरंदरदास को कहा जाता है। तो ये चार नाम आपको कर्नाटक संगीत से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का संयुक्त अभ्यास का 70वां संस्करण हुआ है, तो ये आपका भारत और USA के मध्य हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत और USA हो जाएगा। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की बात करेंगे पूर्व युद्धाभ्यास 2021, जो कि आपका 15 से 29 अक्टूबर के बीच 2021 तक संयुक्त बेस एल्फेंडॉफ्ट जंक्शन अलास्का USA में आयोजित किया गया था। यह संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण था, जो दोनों देशों के बीच बारी बारी से क्या किया गया था, तो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित कौन करता है, तो रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करता है आपका RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो यह वह दर होता है जिसमें भारतीय कमर्शियल बैंक RBI को पैसा उधार देती है, ठीक है। RBI को पैसा जब उधार लेना होता है तो आपका रिवर्स रेपो रेट के दर से उधार लेता है। किससे लेता है, तो भारतीय कमर्शियल बैंक से। कौन कौन से कमर्शियल बैंक से लेता है, तो RBI के अलावा जितने भी भारत में बैंक हैं सभी आपका कमर्शियल बैंक के श्रेणी में आते हैं, चाहे वो आपका SBI हो, इंडियन बैंक हो, विजया बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी बैंक आपका क्या आते हैं, कमर्शियल बैंक के रूप में आते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट वो ब्याज दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है। केंद्रीय बैंक कहने का मतलब है आपका RBI। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आपका RBI है। वो पैसा किसको उधार देगी, तो वाणिज्य बैंक को देगी। किस दर से देगी, तो रेपो रेट के दर से देगी। लेगी पैसा किस दर से, तो रिवर्स रेपो रेट की दर से। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत नाटक अकेडमी का शिलान्यास राजेंद्र प्रसाद ने कब किया था, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1953 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ख्याल है जो कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ख्याल आपका 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो एक आपका बड़ा ख्याल आते हैं जिसमें धीमी गति में गाया जाने वाला ख्याल है। एक आपका छोटा ख्याल जिसमें आपका तेज़ गति से गाया जाने वाला ख्याल है। और ख्याल का जिसका उद्योग का श्रेय जो आ जाता है आपका अमीर खुसरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्वालियर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर घराना आपका क्या है, तो सबसे बड़ा ख्याल घराना है। इसके अलावा ग्वालियर घराना की बात करेंगे तो सबसे पुराना घराना भी है। आपके ऑप्शन में क्या आया था बताइएगा। इसके अलावा इसके जन्मदाता की बात करेंगे तो उस्ताद नथन पीर बख्श इसके क्या हैं, तो जन्मदाता हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह पूछा गया था आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सैंडल पीक, ठीक है। सैंडल पीक की बात करेंगे तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तर अंडमान द्वीप परिस्थित है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए ये कहाँ परिस्थित है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर अंडमान
द्वीप पर दोस्तों आपका ये क्या है स्थित है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे ये आपका कितना मीटर का है, तो 732 मीटर का है और ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये सैंडल पिक की बात करेंगे तो वहाँ पर अंडमान निकोबार में एक आपका सैंडल पिक नेशनल पार्क है, उसी से आपका घिरा हुआ है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल का। ठीक है, 10 डिग्री चैनल का जो कि दोस्तों आपको किसको अलग करता है, तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह को, ठीक है, किसको अंदर अलग करता है, तो अंडमान द्वीप समूह को दोस्तों आपका किससे अलग करता है, तो निकोबार से अलग करता है। आप इसको याद रख लीजिएगा। एक आपका है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री किसको करता है, तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, किसको करता है, तो मिनिकॉय को मालदीव से करता है। इसके अलावा एक है आपका 9 डिग्री चैनल, ये किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। बस इतना फैक्ट्स को आपको याद रख लीजिएगा, 9 डिग्री, 8 डिग्री और 10 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि होयसल जो वंश है वो आपका किस राज्य से संबंधित था। ठीक है, तो होयसल जो राजवंश था आपका वो आपका कर्नाटक से संबंधित था, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के, ठीक है, तो आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 10 से 14वीं शताब्दी के बीच इसकी स्थापना है, जो कि माना जाता है। इसके अलावा इसकी राजधानी की बात करेंगे तो होयसल की राजधानी आपका कहाँ थी, तो बेल्लूर थी। ठीक है, इसके अलावा बाद में से हॉलीवुड इसमें स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि होयसल राजवंश की राजधानी आपका कहाँ थी। ठीक है, तो आपको बता दें हॉलीवुड एक था, एक बेल्लूर था, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसको आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल कुर्ती जो आंदोलन है किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, तो लाल कुर्ती जो आंदोलन है भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा ये नेतृत्व में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इसे समर्थन प्राप्त था। ठीक है, और खुदाई खिदमतगर के नाम से चलाया गया था, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि खुदाई खिदमतगर आंदोलन है जो कि किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसका भी राइट आंसर आपका अब्दुल गफ्फार खान ही होगा। और लाल कुर्ती आंदोलन भी आपका दोस्तों यही हो जाएगा, दोनों सेम ही आंदोलन था, बस नाम आपका अलग अलग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाली आंदोलन है जो कि डैश से जुड़ा हुआ था, यानी कि किस धर्म से जुड़ा हुआ था, शायद आपका ये प्रश्न आया था। तो आपका इसका राइट आंसर सिख धर्म हो जाएगा। सिख सुधार आंदोलन था ये आपका अकाली आंदोलन। इसे आपका गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। और ये आंदोलन आपका कब से कब तक सक्रिय था, तो 1920 से 1925 तक सक्रिय था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है आपका किसने किया था, तो सिंह सभा की राजनीतिक शाखा अकाली दल ने किया था। पंजाब की बात करेंगे तो अकाली आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था आपका पंजाबी था। और इसके बाद आपका सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1922 पारित किया गया था इसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका चंदेरी का युद्ध से संबंधित कि चंदेरी का जो युद्ध है आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो चंदेरी का जो युद्ध है आपको बता चुके हैं, कल के वीडियो में बताएं, कल एक जो प्रैक्टिस सेट आया था सीआरपीएफ का। इसके अलावा 1 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी सारे युद्धों को हम आपके साथ डिस्कस किए थे। तो चंदेरी का युद्ध है जो कि आपका कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि 1528 में किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो ये तो पहला एक आपका बाबर था, एक बाबर के बीच, एक आपका कौन था, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, मेदिनी राय था जो कि आपका एक राजपूत शासक था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1528 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाबर की बात करेंगे तो बाबर के द्वारा दोस्तों आपका कुल 5 वर्षों में 4 युद्ध लड़ा गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला तो आपका हो जाता है 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये कब लड़ा गया था, तो 1526 में लड़ा गया था। 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1528 में आपका क्या लड़ा गया था, तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। 1529 में दोस्तों आपका क्या लड़ा गया था, तो आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया ये जो 4 युद्ध है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न यहाँ से आ ही रहे हैं, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। हमने आपको 1 जुलाई को ही बताया था कि गुलाम वंश का संस्थापक के बारे में, बोलिए बताया था कि नहीं बताया था, तो उसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताया था कि जब आपका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, ठीक है, जब आपका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है,
वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन संस्थापक से पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में कुछ फैक्ट्स। आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दोस्तों आपका 1210 में आपका गुलाम वंश का स्थापना किया था, ठीक है, सॉरी 1206 में दोस्तों आपने गुलाम वंश का स्थापना किया था और 1210 तक ये आपका शासन किया था, ठीक है। लेकिन 1210 में दोस्तों आपका क्या हुआ था, एक पोलो एक खेल है, ठीक है, चौगान या हॉर्स पोलो एक खेल है, उस वही खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये जो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब निर्माण का निर्माण शुरू किया था, लेकिन कुतुब निर्माण का निर्माण शुरू तो किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था, तो ये प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा थे, ठीक है, क्या थे, सूफी संत थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो आपका था एक आपका आराम बख्श, ठीक है, आराम बख्श एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका शासक बना था आराम बख्श, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम था, जिसे कि आराम बख्श को अपदस्थ कर यानी कि हटाकर 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो कुतुब निर्माण का जो निर्माण है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरू किया था, ठीक है, उस शुरू किया था, उसका जो पूरा निर्माण आपका कराया था कौन, तो आपका इल्तुतमिश ने ही इसका पूरा निर्माण कराया था। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा दो प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। एक सिक्का था टंका जो कि आपका चांदी का सिक्का था, एक था आपका जीत दल जो कि तांबे का सिक्का था। ये दो प्रकार के सिक्के बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश की एक बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी 1236 में 1240 तक। ये मुस्लिम भारत, ये आपके जो मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो सांची स्तूप है इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है सांची स्तूप। इसके अलावा सांची की बात करेंगे तो आपका पड़ता कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इसे बौद्ध वास्तुकला में विकसित किया गया है। इसके अलावा ये स्थानीय रूप से उत्कीर्ण किससे बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है 3वीं शताब्दी के ईसापुर में हुआ था और इसका जो ऊंचाई है लगभग 54 फीट है। तो शायद आपका सांची स्तूप की विशेषताएं से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो देख लीजिएगा क्या क्या आपके ऑप्शन दिए गए थे। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिष्ठित आपका 2021 का 5th विश्व खाद्य पुरस्कार है जो कि निम्न में से किसने जीता है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ थे आपके कौन, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट ने प्रतिष्ठित 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। और विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा कब स्थापित किया गया था, तो 1986 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार आपका जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो आपका किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा जो कम से कम जो साक्षरता दर है वो आपका किसका है, तो बिहार का है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिहार का साक्षरता दर है कितना, तो 73.7% है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता दर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो केरल में है। बात कर लेते हैं केरल में कितना साक्षरता दर है, तो 93 आपका परसेंटेज आपका केरल का साक्षरता दर है। इसके अलावा केरल के बाद आपका आता है मिजोरम का स्थान राज्यों में आता है, तो मिजोरम का आपका साक्षरता दर कितना है, 91.6% आपका आता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं और किससे, 2011 की जनगणना से संबंधित, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम तो दोस्तों आपका हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी आपका कहाँ का है, केरल का है। कितना लिंगानुपात है, तो 1000 पुरुष पर आपका 1084 महिला है वहाँ पर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देश का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 को आपका क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 3 को दोस्तों आपका भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था पता नहीं,
शायद भाग 3 को दोस्तों आपका मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया हो। तो भाग 3 में दोस्तों भारतीय संविधान में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग ऑप्शन में क्या आपको देखने को मिला था। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपका मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो दोस्तों आपका कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार आपका 6 है। लेकिन जब मूल संविधान आपका बना था तो उस समय आपका जो मौलिक अधिकार था वो आपका 7 था। लेकिन एक आपका जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार आपका जो मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो कब बनाया गया था, इस बात की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो आपका 1978 में, ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। और अनुच्छेद 31 से इसे कहाँ रख दिया गया था, 300 के क में रखा गया था। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार की कि जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक है आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। एक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। एक है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। और एक है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद आपका 25 से 28 में है। और एक आपका है सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 32 में है। ठीक है, ये 6 प्रकार के आपके मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आँख का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है। तो आँख के पर्यायवाची शब्द में आपका नेत्र, नयन, चक्षु, दृग्य, लोचन, अच्छी नज़र, अच्छे और सचम, ये दोस्तों आपका क्या होता है, आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। एक दोस्तों आपका शायद आपका क्वेश्चन देखने को मिला था अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है जो कि आपका किस आर्टिकल में है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया है कि अस्पृश्यता से संबंधित जो आपके प्रावधान है वो कहाँ है, तो आपका आर्टिकल 17 में है जो कि आपके समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल समानता का अधिकार अभी हमने आपको बताया 14 से 18 तक में आता है, उसी में आपका आर्टिकल 17 है जो कि अस्पृश्यता का अंत है। इसके अलावा आर्टिकल जो 18 है वो दोस्तों क्या है, तो वो दोस्तों आपका उपाधियों का अंत है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान आपका आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 15 में क्या है, तो धर्म, वंश, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध है, आपका आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में आपका क्या है, तो आर्टिकल 14 आपका कहता है कि कानून के समक्ष है जो कि सभी लोग क्या है, तो सभी लोग आपका सामान्य है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। आज का कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा सिटी यानी शहर बनवाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सिरी जो शहर है आपका लोकप्रिय रूप से सिरी किला के रूप में जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण के लिए कराया था। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो सिरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिरी किला 1303 ईस्वी में आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। इसके अलावा सिरी जो आपका किला बनवाया गया था उसमें आपका 7 द्वार था, लेकिन जहाँपनाह एक किला है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था उसमें आपका 13 द्वार था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो दिल्ली का 13वां सुल्तान था और जलाउद्दीन खिलजी का क्या था, तो उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सिरी हो जाएगा। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, तो जलाउद्दीन खिलजी है जो कि आपका क्या क्या था, खिलजी वंश का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1290 में किया था। इसके अलावा 1296 में इसका मृत्यु हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आपका क्या बनता है, खिलजी वंश का शासक जो है जो कि बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया था कि नीना गुप्ता को, ठीक है, नीना गुप्ता को आपका दिसंबर 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नीना गुप्ता को। तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार से नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में आपका क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। वो किस लिए किया गया है, तो पुरस्कार आपको बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में इनको मिला है। इसके अलावा नीना गुप्ता है कि जो कि रामानुजन पुरस्कार पाने वाली क्या है, तो तीसरी महिला है। ठीक है, जिसे पहली बार रामानुजन जो पुरस्कार है आपका 2005 में मिला था, तो ये महिला आपका तीसरी है। ओवरऑल आपका 4 व्यक्ति को अभी तक आपका रामानुजन जो पुरस्कार है वो आपका मिल चुका है। इसके अलावा नीना गुप्ता गणित के
और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के क्या हैं, तो प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका कि बक्सर का जो युद्ध है आपका किसके किसके मध्य में आपका हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध है आपका 3 शासक के मध्य 3 त्रिपक्षीय युद्ध था। पहला तो आपका मैंने था द्विपक्षीय, लेकिन आपका 3 आपका क्या कहा जाता है, 3 आपका सेना है जो कि शामिल हुआ था, जिसमें आपका पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना था जो कि अकेले लड़ रहा था, जिसका नेतृत्व की बात करें तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके अलावा एक आपका मुगल की सेना था जिसका नेतृत्व आपका शाह आलम द्वितीय कर रहा था। इसके अलावा नवाबों की सेना की यानी कि बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था, जो कि आपका क्या था, ठीक है, बंगाल के नवाब थे आपका क्या थे, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। और आपका बंगाल के नवाब की बात करेंगे तो आपका मीर कासिम था। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, ये 3 लोग एक साथ लड़ रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो हेक्टर मुनरो था वो आपका एक साथ लड़ रहा था। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो और आप तीनों नवाबों के संयुक्त सेना के बीच में आपका क्या हुआ था, तो युद्ध हुआ था। ये युद्ध आपका हुआ कब था, तो 1765 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये युद्ध का समाप्ति आपका शाह आलम द्वितीय जो कि आपका मुगल सम्राट था उसके आत्मसमर्पण के साथ हो जाता है। बात कर लेते हैं बक्सर का। तो बक्सर जो आपका शहर है वो आपका जिला एक है आपका जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, वहीं पर आपका ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन किराना घराना से संबंधित व्यक्ति हैं, इस प्रकार का संबंधित प्रश्न आपका आया था। देखिएगा ऑप्शन आपका शायद अब्दुल करीम खान होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल जो करीम खान है वो आपका शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा किराना घराना का जो नामकरण है वो दोस्तों आपका किस स्थान की जगह पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर का एक तहसील है कस्बा कैराना। ठीक है, जो कि अब जिला शामली में आता है, उसी के नाम पे इसका नामकरण है किराना घराना का, जो कि किया गया है। और संस्थापक कौन है, तो अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अनुदैर्ध्य तरंग जैसा पठार भारत में कौन सा पठार या पर्वत है। इस प्रकार का प्रश्न अगर कोई पूछा गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लैंग्वेज है कि ठीक रूप से मिल नहीं पाया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पंचायत है जो कि किस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पंचायत की बात करेंगे तो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। उसी के माध्यम से पंचायत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भाग कौन सा शामिल किया गया था, तो भाग 9 में पंचायती राज की प्रस्तावना है, जिससे 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें आपका 11वां अनुसूची जोड़ा गया था पंचायत से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 को आपका पंचायत है जो कि आपका संवैधानिक दर्जा हो गया था। ठीक है, इसके अलावा 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ही आपका ये संशोधन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा संविधान का 74वां संशोधन की बात करेंगे तो ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से, भाग 9 के क में है। इसके अलावा नगर पालिका से संबंधित है। इसमें इसके लिए अनुसूची कौन जोड़ा गया था, तो इसके लिए अनुसूची आपका 12वां जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो कि किस नेता से प्रभावित थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका भी लैंग्वेज ठीक ठाक से नहीं मिला है। तो हिमाद्री के नाम से तो दोस्तों हम लोग हिमालय को ही जानते हैं। हिमालय के जो भीतरी भाग होता है उसको हम लोग हिमाद्री के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसमें आपका हिमालय की सभी प्रमुख चोटियाँ शामिल है। हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ से आच्छादित। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किन 2 राज्यों की महिला साक्षरता दर है जो कि सबसे अधिक है, तो केरल और मिजोरम आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में क्या है, महिला साक्षरता जो दर है सबसे अधिक है, कितना है, तो 91.98% है। इसके अलावा मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा आपका महिला साक्षरता दर है, वहाँ आपका
40% है। इसके साथ ही साथ देश में साक्षरता की बात करेंगे तो देश में ओवरऑल जो साक्षरता है उसमें भी केरल आपका टॉप पर है और राज्यों में आपका मिजोरम है जो कि सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा देश की बात हो गया जहां आपका केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आपका ओवरऑल सबसे साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम साक्षरता वाला बात करेंगे महिला साक्षरता में तो ये आपका बिहार है, ओवरऑल भी आपका कम साक्षर आपका बिहार ही है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो नामित कब किया गया था तो 1983 में आपका नामित किया गया था। तो आपको इस तरह से करके याद रखना है कि 1983 में क्या हुआ था, भारत ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार ओडीआई का। ठीक है, तो उसी के गिफ्ट के तौर पर यूनेस्को ने इसको ताजमहल के धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। इस तरह आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं, लेकिन आपका ये बात नहीं था। ठीक है, विश्व कप जितना अलग था और ताजमहल को यूनेस्को का विश्व स्थल धरोहर के रूप में नामित करना ये आपका अलग था। ताजमहल की बात करेंगे तो ये आपका यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के तहत बनवाया गया था। 1648 में ये बनकर पूरा हुआ था। इसके अलावा अभी हाल ही में दो चीज़ों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पहला तो है आपका काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, 2021 में शामिल किया गया है। एक है आपका गुजरात का हड़प्पा शहर का एक स्थल धोलावीरा, इसे भी आपका विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। इसके अलावा आगरा से बात करेंगे माने उत्तर प्रदेश से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो तीन स्थल है उसको आपका विश्व धरोहर स्थल है। पहला है आपका ये ताजमहल, दूसरा आपका आगरा का किला जो कि 1983 में ही शामिल किया गया था। एक है आपका फतेहपुर सिकरी जिसे 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्वेश्चन का तो लैंग्वेज पता चल नहीं पाया है, लेकिन स्टूडेंट है जो कि आपका ये भेजे थे शायद गूगल कर कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने 720 कर्मचारियों की मदद से 105 घंटे और 33 मिनट यानी 5 दिन के भीतर 75 किलोमीटर का सड़क बनाकर इतिहास है जो कि रच दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई प्रश्न आपका आया था, आंसर तो आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन आप बताइएगा कि इससे संबंधित है जो कि आपका प्रश्न है जो कि क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द में आपका कालिंदी होता है, तरिणी तनुजा होता है, सूर्यजा होता है, अज रवि तनया होता है, जमुना होता है, कृष्णा होता है, रवि सुता होता है, कालगंगा, भानुजा, अक्रजा, अक्र और आपका यम भगनी आपका यमुना का क्या है तो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि चोल समाज में पल्लव है जो कि किसे कहा जाता है। क्या इस प्रकार का प्रश्न आया था? अगर आया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी तक तो इतना ही प्रश्न मिले हैं। बाकी आपका स्टूडेंट कह रहे थे कि बायो से आपका 2 प्रश्न देखा गया था। एक प्रश्न आपका DNA से संबंधित था, क्या था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। एक प्रश्न आपका क्या था तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति से संबंधित था। ये आपका बायो से प्रश्न देखा गया था या नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपका इकोनॉमी से भी देखा गया था, बच्चा बता नहीं पाया है कि इकोनॉमिक से कौन सा प्रश्न है जो कि पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे उसको एक आइडिया लग सके कि प्रश्न है जो कि किस लेवल का पूछा जा रहा है और आपका कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट का देखिए छूट गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत यूनिक प्रश्न था, तो हमने सोचा आपको सेकंड शिफ्ट के वीडियो में बता दिया जाए। तो डोलू जो कुनिथा नृत्य है वो शैली किस राज्य से संबंधित है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय डोलू कुनिथा एक लोक नृत्य है जो कि ड्रम या डोलू के साथ किया जाता है। यह एक समूह नृत्य है जिसे 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। इसके माध्यम से वीरेश्वर देवता की पूजा की जाती है। प्रत्येक सदस्य ड्रम को पहनता है और ड्रम की ताल पर नृत्य है जो कि करता है। तो आपको पहले ही बता दें ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आपका आया ही नहीं था। ठीक है, बाकी प्रश्न दोस्तों वो पूछा गया है कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, यानी कि भारत का वयोध पुरुष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या
क्या कहते हैं, तो भारत के वयोध पुरुष यानी कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका एक जो पुस्तक है वो भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल भी कही जाती है। इस पुस्तक में आपका दादा भाई नौरोजी ने यह बताया था कि किस प्रकार आपका जो अंग्रेज है आपके भारत के पैसे को दोहन कर रहे हैं और आपका ये पैसे को लूटकर अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ठीक है, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य यानी कि एमपी रहे थे 1892 से 1895 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो आपका संविधान में कब जोड़ा गया था। संविधान में नहीं, आपका प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो आज तक के इतिहास में 1947 में आपका भारत आज़ाद हुआ, 1950 में आपका संविधान लागू हुआ। उस समय से लेकर आज तक प्रस्तावना में मात्र एक ही संशोधन किया गया है। ठीक है, वो कब किया गया है, तो 1976 में किया गया है। वो कौन सा संशोधन था, तो आपका 42वां संशोधन था। ठीक है, यह आपका किया गया था, एक ही संशोधन किया गया था। वो संशोधन क्या था, तो ये जो 3 शब्द जोड़ा गया था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द को आपका भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आपको पहले ही बता चुके संविधान आपका बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन आपका अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1950 को। जिन लोगों को मालूम है कि जब 26 नवंबर 1950 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया तो अपनाया 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, तो जिन लोगों को मालूम है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1976 में, उससे संबंधित और भी आपके जानकारी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। वो जानकारी क्या है, तो वो जानकारी है आपका 10 मौलिक कर्तव्य। इसी आपका संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन आप बोलिएगा सर लेकिन मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो तो अभी वर्तमान में 11 है। तो हाँ, आपका भी कहना सही है। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। ठीक है, वो कब हुआ था आपका, वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपका 6वां संविधान संशोधन था फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। तो ओवरऑल आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपका आर्टिकल कहाँ जोड़ा गया था, तो ये आपका आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। इसके अलावा भाग यानी कि पार्ट पूछें तो पार्ट आपका 4A में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित जानकारी है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करें किस देश के संविधान से लिया गया था, तो यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर था जब आपका लिया गया था 1976 में। 1991 में आपको मालूम होगा यूएसएसआर टूटकर आपका लगभग 14 से 15 देश बन गया था। तो आप कह सकते हैं कि अब वर्तमान में रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य है हमारे भारतीय संविधान में लिया गया। एक और प्रश्न बनता है किस समिति के सिफारिश पर यह आपका संविधान संशोधन हुआ था, तो ये आपका हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। ठीक है, उस समय आपका सरदार जो स्वर्ण सिंह है वो क्या थे, किस पद पर थे, तो जिस पद पर आपके आज निर्मला सीतारमण जी हैं उसी पद पर आपका सरदार स्वर्ण सिंह थे उस समय। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे उस समय, तो उस समय प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी थे। ठीक है, उसी के वित्त मंत्री थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह। उसी के सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो कि जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपका अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितना है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का, यानी कि एसटी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 59%। ठीक है, आपका 59% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर फिर आप कहिएगा कि 11 में तो आपका कितना था, 2001 में कितना है, 2001 में आपका कितना था, तो 47.1% था। वो बढ़कर 2011 में आपका 59 हो गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो आज के तीनों शिफ्टों में देखा गया है कि आपका जो साक्षरता दर से संबंधित जो प्रश्न है तीनों शिफ्टों में लगभग पूछा गया है। पहला शिफ्ट में पूछा गया था सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है, दूसरा शिफ्ट में पूछा गया था सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य का है। तो साक्षरता दर से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं आपके सीआरपीएफ टेस्टमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा तो हम एक वीडियो इस पर बना देंगे। साक्षरता दर से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो भी बनाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सौर जो मंदिर है उसकी शैली कौन सी है। तो सौर मंदिर की बात करेंगे तो ये दोस्तों पहली बात तो है कहाँ, तो ये दोस्तों आपका महाबलीपुरम में है। ठीक है, महाबलीपुरम में है। इसके अलावा इसकी स्थापना किसने कराया था, तो नरसिंह द्वितीय ने कराया था। यह था कौन, तो पल्लव वंश का एक शासक था। ठीक है, इसका शैली पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्रविड़ शैली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा निर्मित सबसे पुराने दक्षिण भारतीय मंदिर में से एक है। तो आपको मालूम होगा 3 प्रकार की जो शैली होती है, इसमें से आपका जो द्रविड़ शैली है वो आपका लगभग दक्षिण भारत में ही देखा जा सकता है। तो जिसको मालूम होगा कि सौर मंदिर है कहाँ, तो वो आसानी से इस प्रश्न को कर लिए होंगे, हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कृष्णदेव राय का शासन कब से कब तक था। इसका शासन काल पूछा गया था। तो कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो पहली बात तो ये कौन था, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली शासक था। कौन था, विजयनगर साम्राज्य का आपका क्या था, शासक था या सम्राट था। इसका जो शासनकाल था वो आपका 1509 से कितना तक था, 29 साल, यानी कि 1529 तक था। ठीक है, आपका 29 साल नहीं, आपका 1509 से 1529 तक आपका कृष्णदेव राय का शासन था। वह आपका तुलु वंश से संबंधित था और वो आपका तुलु वंश का तीसरा शासक था और लोग उन्हें इस वंश का सबसे महान शासक मानते हैं। अब बात रही विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर का स्थापना आप लोग को मालूम होगा ये कब हुआ था। कल ही हमने आपको ये इसका जो संबंधित जो फैक्ट्स है विजयनगर साम्राज्य से हमने आपको बताया था। तो जो लोग भी जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में शाम को आने वाली आंधी को क्या कहा जाता है। तो बंगाल में शाम को आने वाली आंधी को आपका नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर को आपका काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है और आपका बोडो इसीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका 3 नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन में इनमें से कौन सा नाम दिया गया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। बाकी आपका बंगाल के साथ साथ आपका असम में भी या आपका आंधी आती है शाम में, उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो कल होकर आपका अगर बंगाल की जगह असम लिखा आ जाए तो उसका भी राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह एक अलग वर्षा और गरज है जो कि भारत बांग्लादेश में होती है और जो हिंसक तूफान गति वाली हवाओं से संबंधित होती है। यह बढ़ती आवृत्ति के साथ होता है और मार्च से लेकर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में मानसून के स्थापित होने तक यह आपका आंधी आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले ये जो बारिश के तूफान हैं असम में चाय की खेती के लिए और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में खेती जाने वाली जूट और चावल के लिए और चाय के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ग्वालियर जो घराना है उसका गायन शैली क्या है। ठीक है, इसका आंसर तो मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन ग्वालियर घराना से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराना अन्य सभी घरानों की गंगोत्री मानी जाती है, पहली बात। इसके अलावा इस घराने की जो गायन शैली की शुरुआत हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरी बात, किसने किसने किया था, तो हद्दू खां, हसू खां, नथु खां, ये तीनों भाई थे, उन्हीं ने किया था। इसके अलावा इनके शिष्य शंकर पंडित और उनके पुत्र कृष्णराव शंकर पंडित अपने समाज के दिग्गज गायक थे। किस गायक के, ग्वालियर घराना के। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आया था या किसी को आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गणपति पूजन महोत्सव। गणपति पूजन आपका महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था, तो गणेश उत्सव को ही गणपति पूजन कहते हैं। इसका जो शुरुआत है आपका 1892 में किसने किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 80 बीजों के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 240 हो जाता है। तो 240 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा निषेचन सभी फूलों वाले पौधे की क्या है, तो विशेषता है। इसके परिणाम स्वरूप बीज का निर्माण होता है, जिसमें से एक नर युग्मक अंडे की कोशिका यानी कि मादा युग्मक के साथ जुड़ा होता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार एक बीज बनाने के लिए 3 युग्मकों का उपयोग किया जाता है। अतः बीज निर्माण हेतु 80 बीजों की आवश्यकता होता है। तो 3 × 80 × 240 युग्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौद्रिक नीति
किसके अंडर में आता है, या जो मौद्रिक नीति बनता है उसके बनाने का जो अधिकार है वो किसके अंडर में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने आपको कल के ही आपके शायद आपका CGL के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि RBI का जो काम होता है वो क्या नहीं होता है। तो RBI का जो काम होता है उसमें ऑप्शन था आपका कि जनता से पैसे इकट्ठा करना, जमा करना, ये आपका RBI का काम नहीं है। बाकी RBI की स्थापना हमने आपको बताया था 1935 में हुआ था। अधिनियम कौन सा था, तो 1934 का अधिनियम था। इसके अलावा भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1949 में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके जो RBI के गवर्नर हुए वो कौन हुए, तो CD देशमुख हो जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में गवर्नर कौन हुए, तो वर्तमान में आपके शक्तिकांत दास आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आपको क्या करना है, याद करके चलना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ख्याल घराना कितने प्रकार का होता है। तो मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर आपका हो सकता है वो आपका 2 हो जाएगा। बाकी आप इसको आंसर को वेरीफाई कर दीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने डैश का होता है। तो आपको बता दें कि भारत में जो मानसून होता है उसका जो अवधि होता है वो दोस्तों आपका कितना होता है, तो 100 से 120 दिन आपका होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100 से 120 दिन हो जाएगा। भारत में मानसून की अवधि आपका कितना होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। इसके अलावा भारत में मानसून या बारिश का जो मौसम होता है वो आपका कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था नामधारी आंदोलन के बारे में कि कहाँ शुरू हुआ था। एक लड़का कह रहे थे कि कब शुरू हुआ था, तो दोनों को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो पहली बात तो जो नामधारी आंदोलन है वो दोस्तों किसकी प्रशाखा थी, तो ये दोस्तों आपका सिख धर्म की प्रशाखा थी। इसके अलावा शुरू कब हुआ था, तो अप्रैल 1857 में बैसाखी के दिन पंजाब के लुधियाना जिले के भैनी साहिब में कुक्का आंदोलन शुरू किया गया था। कुक्का आंदोलन को ही नामधारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका राइट आंसर 1857 हो जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में जब आपका कब पूछा गया हो, लेकिन कब कहाँ पूछा गया होगा, तो ये आपका लुधियाना हो जाएगा। लुधियाना की भी अगर आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो पंजाब तो 100% होगा, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नामधारी आंदोलन के नेता बाबा राम सिंह महाराज सिंह के गठबंधन के खिलाफ संघर्ष से प्रेरित थे और उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई का आह्वान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में भारतीय कॉफ़ी का सबसे बड़ा आयातक देश कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहें तो USA इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संगीत नाटक एकेडमी की जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना है आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं डेट भी, तो डेट आपका कब हुआ था, तो 31 मई का वो दिन था जब आपका संगीत नाटक एकेडमी का शुरुआत हुआ था। इसे संगीत नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में जाना जाता है और भारत में ये प्रदर्शन कला का मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और यह संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान करता है जो कलाकारों के प्रदर्शन अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण किया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका रामेश्वर मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गंगईकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही मतलब किसने, तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम आपका चोल वंश का आपका एक शासक था। चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया था। इन सभी फैक्ट्सों को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि मानव विकास सूचकांक से विपरीत प्रभाव क्या होता है। लैंग्वेज प्रश्न का आपका क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन एक ऑप्शन आपका शिशु मृत्यु दर था जो कि उसका आपका राइट आंसर था। बाकी लैंग्वेज आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कौन सा जो पद होता है स्वतंत्रता के विकास से संबंधित नहीं है, तो एक ऑप्शन एक आपका दिया गया था समृद्धि, एक आपका विकास, एक आपका प्रतिबंध दिया गया था। तो प्रतिबंध इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।